हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम सभी लोग वंशागतियों विविधता के सिद्धांत का लेक्चर 15 अच्छे से पढ़ेंगे। लेक्चर 15 में हम सभी लोग एक नई टॉपिक शुरू करेंगे। लेक्चर 14 तक हमने एक टॉपिक समाप्त कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने दैहिक गुणसूत्रीय विकारता और लिंग गुणसूत्रीय विकारता के बारे में अच्छे से रिवाइज कर लिया था। इन दोनों सेगमेंट में हम सभी ने ये पढ़ लिया था कि डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम क्या होता है। आज का जो लेक्चर है क्लास 12 के इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम एक लेक्चर पर और अच्छे से डिस्कस करेंगे और हम वंशागति का पहला चैप्टर वंशागतियों विविधता के सिद्धांत को फिनिश करेंगे। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है। हम कुछ ऐसे गुणसूत्रीय रोगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में, जो गुणसूत्र के ऊपर पाई जाने वाली जीन के कारण, जीन सेगमेंट के कारण उत्पन्न होते हैं और मानव के जीवन में ये जीन से उत्पन्न होने वाले गुणसूत्रीय रोग पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं। यानी ये डिजीज भी वंशागति होती है और पीढ़ियों तक ट्रांसफर होते रहते हैं और इनका मुख्य कारण जीन उत्परिवर्तन है। इसलिए ऐसे रोगों को जीन उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन की डिजीज भी कहते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको पिछले सेगमेंट से ही क्लियर करना शुरू कर दिया है। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर क्लियर किए हैं कि हमारी बॉडी में जो 23 पेयर्स क्रोमोसोम हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों को दो श्रेणी में बांटा जाता है। एक गुणसूत्र हमारी बॉडी की सेल पार्ट्स में ही रहते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम या दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, और दूसरे गुणसूत्र हमारे रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं, जिन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो उसी के आधार पर ये टॉपिक भी बटेगी। जीन उत्परिवर्तन दो प्रकार का हो जाएगा, एक को कहेंगे दैहिक जीन उत्परिवर्तन और दूसरे को कहेंगे लिंग गुणसूत्र जीन उत्परिवर्तन। मतलब क्या है, ऐसा रोग, ऐसा जीन उत्परिवर्तन जो ऑटोसोम के ऊपर उपस्थित जीन के कारण होगा तो उसे हम दैहिक जीन उत्परिवर्तन कहेंगे। जबकि ऐसा रोग या ऐसा जीन उत्परिवर्तन जो लिंग गुणसूत्र पर होगा उसे हम लिंग गुणसूत्र जीन उत्परिवर्तन कहेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पहले टॉपिक में हम दैहिक जीन उत्परिवर्तन को क्लियर करेंगे, देन इसके बाद हम लिंग गुणसूत्रीय जीन उत्परिवर्तन को कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखिए, यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें 60 नोट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस समय जो टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जा रही है या एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इसे अवश्य तैयार करें। जब भी आपको नोटिफिकेशन मिले, आपको नया वीडियो मिले, तब आप इसे तुरंत तैयार करें और इसे तैयार कर बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहें। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, दैहिक जीन उत्परिवर्तन या ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन में कौन कौन से रोग हैं। पहला रोग है रंजकहीनता, जिसे हम एल्बिनिज्म कहते हैं। यानी रंजकहीनता एक रोग है जिसको हिंदी में, इंग्लिश में हम एल्बिनिज्म डिजीज कहते हैं। दूसरा रोग आपका है, ठीक है, जिसे हम एल्किप्टोन्यूरिया, इंग्लिश में भी एल्किप्टोन्यूरिया कहते हैं। तीसरा रोग हम पढ़ेंगे फिनाइलकीटोन्यूरिया और चौथा पढ़ेंगे दांत कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया। मेरी बात को दोबारा सुनेंगे। दैहिक गुणसूत्रीय विकारता या दैहिक जीन म्यूटेशन के द्वारा 4 रोग उत्पन्न होते हैं मुख्य रूप से, और भी हैं बट मेनली आपके सिलेबस में 4 है। रंजकहीनता, एल्बिनिज्म, दूसरा है एल्किप्टोन्यूरिया, तीसरा है फिनाइलकीटोन्यूरिया और चौथा है दांत कोशिका अरक्तता। हम इस वीडियो सेगमेंट में इन चारों रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला रोग रंजकहीनता या एल्बिनिज्म क्या है। पहले कुछ बेसिक बातों को हम जान लेते हैं, फिर हम डिजीज की तरफ चलेंगे। मानव के बॉडी पार्ट्स में, मानव के शरीर पर त्वचा का रंग और मानव के शरीर में पाए जाने वाले बालों का रंग, इसी समान पृथ्वी के कुछ जीवों के बालों का रंग काला होता है। त्वचा का रंग गोरा या ठीक है काला या सांवला होता है। इसका मुख्य कारण मेलानिन पिगमेंट, एक विशेष प्रकार का वर्णक पिगमेंट है, विशेष द्रव्य है जो हमारे सेल के अंदर पाया जाता है, त्वचा वाले भाग में या बालों वाले भाग में पाया जाता है, जिसके कारण हमारे बालों का रंग या त्वचा का रंग काला या गोरा या सांवला होता है और बालों का रंग सामान्यतः काला होता है। इस पिगमेंट को बनाने के लिए हमारी बॉडी में एक विशेष प्रकार की एंजाइम उत्तरदायी होती है, जिसे हम ट्रायोसिनेज एंजाइम कहते हैं। यह एंजाइम हमारी बॉडी में ठीक है डोमिनेंट जीन की तरह कार्य करा के, और यह एंजाइम हमारी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट बनाती है। मैं रिपीट करता हूं, दोबारा सुने। मनुष्य के शरीर में तथा अनेक जंतुओं के शरीर में बालों का रंग और त्वचा के रंग के लिए मेलानिन वर्णक उत्तरदायी होता है।
बॉडी पार्ट्स में मनुष्य में मुख्य रूप से मिलेनिन वर्णक को बनाने के लिए ट्रायोसिनेज एंजाइम उत्तरदायी होती है। अब रोग के बारे में पढ़ेंगे। रंजकहीनता एक ऐसा रोग है एल्बनिज जिसमें मनुष्य के समान अन्य जीवों में बालों का रंग काले की जगह सफेद हो जाता है, जबकि त्वचा का रंग लाल या गुलाबी हो जाता है। अब मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि मिलेनिन पिगमेंट को बनाने के लिए विशेष प्रकार का ट्रायोसिनेज एंजाइम उत्तरदायी है। तो यानी रंजकहीनता में ट्रायोसिनेज नामक एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता है, ये एब्सेंट हो जाती है, जिसके कारण एल्बिनिज्म रोग उत्पन्न होता है। और जब ट्रायोसिनेज नहीं बनती है तो डोमिनेंट जीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। एक बार पूरा सुनेंगे। मानव के समान अन्य प्राणियों में त्वचा का रंग मिलेनिन वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। त्वचा का रंग समान तभी होगा जब मिलेनिन पिगमेंट पाया जाएगा। बालों का रंग काला तभी होगा जब मिलेनिन वर्णक पाया जाएगा। मिलेनिन वर्णक की अनुपस्थिति के कारण त्वचा का रंग लाल हो जाता है, सफेद हो जाता है, त्वचा का रंग लाल हो जाता है या गुलाबी हो जाता है, जबकि बालों का रंग सफेद हो जाता है। ऐसे रोग को रंजकहीनता या एल्बिनिज्म कहते हैं। एक बार मैं पूरा रिवाइज करता हूं, कान खोलकर सुनेंगे। मानव तथा जंतुओं में त्वचा व बालों के रंग के लिए मिलेनिन पिगमेंट उत्तरदायी होता है। इसे निर्मित करने के लिए हमारी सेल या अन्य जीवों के सेल में ट्राइसिनेज नामक एंजाइम बनता है, जो डोमिनेंट जीन के साथ जुड़कर रंग को बदलने का कार्य करता है। जब यह ट्राइसिनेज नामक एंजाइम शरीर में अनुपस्थित हो जाता है तो मिलेनिन पिगमेंट नहीं बन पाता है, जिसके कारण शरीर में बालों का रंग सफेद जबकि त्वचा का रंग लाल या गुलाबी हो जाता है। इस रोग को रंजकहीनता या एल्बिनिज्म कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट डिजीज, एल्बिनिज्म या रंजकहीनता। दूसरे रोग पर आते हैं। दूसरा रोग है एल्किप्टोन्यूरिया। व्हाट इज द एल्किप्टोन्यूरिया? एल्किप्टोन्यूरिया रोग या एक जीन की क्रिया के प्रभाव का जन्मजात रोग होता है। यानी यह एक जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला एक ऐसा डिजीज है जो जन्म के दौरान ही उत्पन्न होता है। यानी यह बॉर्न डिजीज होता है, मनुष्य के जन्म के दौरान ही यह रोग शरीर में पाया जाता है। शरीर की कोशिका में एक विशेष प्रकार का पदार्थ फिनाइल एलेनिन एवं ट्रायोसिन, दो विशेष पदार्थ हैं जो बॉडी पार्ट्स में सेल के अंदर फिनाइल एलेनिन और ट्रायोसिन नामक दो विशेष पदार्थ बनते हैं। ये दोनों विशेष पदार्थ ट्रायोसिन और फिनाइल एलेनिन एक अम्ल का निर्माण कराते हैं, जिसे हम होमोसेंटिक अम्ल या होमोजेंटिक अम्ल के रूप में जानते हैं। दोबारा सुने। शरीर में, ठीक है, ट्रायोसिन और फिनाइल एलेनिन नामक विशेष पदार्थ होमोजेंटिक अम्ल का फॉर्मेशन करते हैं। ये होमोजेंटिक अम्ल शरीर में विभिन्न प्रकार के विखंडन न हो पाने के कारण ये हमारे मांसपेशियों तथा जोड़ों के मध्य इकट्ठे होने लगते हैं, और जिसके कारण शरीर में गठिया रोग जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे रोग को हम एल्किप्टोन्यूरिया कहते हैं। सामान्यतः ऐसे रोगी में विशेष प्रकार का होमोजेंटिक अम्ल मूत्र के साथ बाहर निकलता है और वायु के संपर्क में आकर यह काला भी पड़ जाता है। यह डिजीज एल्किप्टोन्यूरिया कहलाती है। दोबारा मैं बोल रहा हूं, कंसंट्रेट होकर सुनेंगे। एल्किप्टोन्यूरिया रोग एक विशेष प्रकार का जीन उपापचय का रोग है जो जन्मजात यानी जन्म के दौरान होता है। इस रोग के लिए फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन नामक दो विशेष पदार्थ होमोजेंटिक अम्ल का निर्माण कराने लगते हैं, जो सेल के अंदर बनने के बाद हमारी बॉडी में जोड़ों के अंदर, यानी जहां पर हमारे बॉडी के जंक्शन होते हैं और रुधिर वाले भाग में शरीर व रुधिर के होमोजेंटिक अम्ल जोड़ों में इकट्ठे होने लगते हैं, जिससे गठिया रोग, गठियाबाई जैसे रोग घुटनों में या जितने भी बॉडी पार्ट्स के जंक्शन ऑफ बोन्स होती हैं वहां गठिया जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। कुछ समय बाद जब होमोजेंटिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगते हैं, यानी यह मूत्र के साथ रुधिर से बाहर निकलने लगता है, तो जैसे ही कोई भी रोगी मूत्र का त्याग करता है तो वह मूत्र वायु के संपर्क में आकर काला पड़ जाता है। दिस इज द सेकंड डिजीज एल्किप्टोन्यूरिया। एंड फर्स्ट डिजीज आपने क्लियर किया, एल्बिनिज्म या रंजकहीनता। आगे हम दो डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया और दांत कोशिका आरक्तता भी पढ़ेंगे। इसी श्रेणी में अगला लोग हम देखेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया। रंजकहीनता और एल्किप्टोन्यूरिया के बाद तीसरा जीनिक विकारता फिनाइल कीटोन्यूरिया है। ध्यान से सुनेंगे।
फिनाइलकीटोन्यूरिया एक ऐसा रोग है जिसमें फिनाइल एलानिन नामक विशेष प्रकार का पदार्थ शरीर के अंदर, सेल के अंदर बनना, ठीक है, प्रारंभ रहता है, लेकिन यह फिनाइल एलानिन नामक विशेष वर्णक या पदार्थ ट्रायोसिन में नहीं कन्वर्ट हो पाता है। फिनाइलकीटोन्यूरिया एक ऐसा रोग है मनुष्य के शरीर में जिसमें फिनाइल एलानिन कुछ समय बाद सेल के अंदर एक विशेष एंजाइम की सहायता से ट्रायोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। मनुष्य के शरीर में, बॉडी में जब एक कोई विशेष एंजाइम एब्सेंट हो जाती है तो फिनाइल एलानिन तो सेल में बनता रहता है, लेकिन वह ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण फिनाइल एलानिन बनकर मनुष्य के उपापचय पथ पर रुक जाता है, इकट्ठा हो जाता है और उपापचय की दर को प्रभावित करने लगता है। यानी फिनाइल एलानिन नामक पदार्थ रुधिर में एकत्रित होकर मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। अधिक समय तक फिनाइल एलानिन बनने के कारण ही लगातार मनुष्य के शरीर में पायरुविक एसिड बनने लगता है और यह पायरुविक एसिड ज्यादातर बच्चों के शरीर में डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण बच्चों के शरीर में मंद बुद्धिता, अल्प बुद्धिता, हृदय व, ठीक है, मानसिक रूप से या मस्तिष्क की डिजीज उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। व्हाट इज द फिनाइलकीटोन्यूरिया? कान खोलकर सुनेंगे। सामान्यतः मनुष्य के शरीर में जब फिनाइल एलानिन नामक पदार्थ कोशिका में बनता है तो कुछ विशेष एंजाइमें उन्हें ट्रायोसिन नामक विशेष एसिड या विशेष पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। जब किसी मनुष्य को फिनाइलकीटोन्यूरिया रोग हो जाता है तो फिनाइल एलानिन तो बनता रहता है, लेकिन वह ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है क्योंकि इसको निर्मित करने वाली एंजाइम शरीर में अनुपस्थित हो जाती है। इसके बाद देखेंगे फिनाइल एलानिन लगातार शरीर में बनता रहता है और यह उपापचय के पथ पर एकत्रित होकर उपापचय की दर को प्रभावित करने लगता है। जब ज्यादा फिनाइल एलानिन बन जाता है तो यह मनुष्य के शरीर में रुधिर से मूत्र में उत्सर्जित भी होने लगता है और अधिक फिनाइल एलानिन पायरुविक एसिड का निर्माण करने लगता है। अब पायरुविक एसिड मनुष्य के शरीर में ज्यादातर बच्चों के शरीर में कलेक्ट होकर मनुष्य में मंद बुद्धिता का कारण, यानी मस्तिष्क के कम विकास का कारण, हृदय के कम विकास का कारण बनता है। दिस इज द फिनाइलकीटोन्यूरिया। आपको समझ में आ गया होगा। अगला रोग देख लेते हैं। नेक्स्ट डिजीज आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट, दांत कोशिका अरक्तता, ऐसे सिकल सेल एनीमिया या इसे हंसियाकार रुधिराणु कहते हैं। पहले इसके बारे में हम बेसिक बातें जान लेते हैं जो आपको अगर नहीं पता है तो जान लेंगे। मनुष्य के शरीर में WBC, RBC और प्लेटलेट जैसी मुख्य 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें से RBC गोलाकार कोशिका होती है, जिसके आंतरिक भाग में मैमल्स के अंदर 1-2 कैमल्स और लामा को छोड़कर सभी मैमल्स के अंदर RBC में न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता है, जबकि RBC के आंतरिक भाग में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं और हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही मनुष्य के रुधिर का रंग या स्तनधारियों के रुधिर का रंग लाल भी होता है। एक बार मैं वापस लाता हूं मनुष्य पर। मनुष्य में RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और सामान्यतः RBC का आकार गोलाकार होता है। जब यह रोग सिकल सेल एनीमिया मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होता है तो RBC गोलाकार की जगह मान लेते हैं ये सामान्य RBC है, ये RBC गोलाकार के स्थान पर इनका आकार सिकल सेल यानी हंसिया के समान हो जाता है। जब ये हंसिया के समान हो जाती है, मान लीजिए यहाँ हीमोग्लोबिन अधिक था तो यहाँ हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन को अगर हम जनरली जाने तो इसका नामकरण बायोलॉजी में मैंने ट्रैक्टर ट्राली के रूप में कर रखा है, बिकॉज या जब लंग्स से सेल की तरफ जाता है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और जब सेल से लंग्स की तरफ आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है। यानी हीमोग्लोबिन वर्णक जैसे सिकल सेल एनीमिया बनती है, कम हो जाता है तो श्वसन की क्रिया मनुष्य के शरीर में प्रभावित होने लगती है। देखेंगे नील व बीट ने 1949 में दांत कोशिका अरक्तता की खोज की थी। सामान्यतः मनुष्य के रुधिर में RBC का आकार गोलाकार होता है। मनुष्य में RBC में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। इस रोग में RBC का आकार से बदलने से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। कारण क्या है? ये रोग उत्पन्न होना या दांत कोशिका अरक्तता के पहले इतना जाने, RBC को निर्मित करने के लिए मुख्य रूप से 6 अमीनो एसिड्स उत्तरदायी होते हैं।
यानी 6 अमीनो अम्ल एक साथ मिलकर आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो अम्ल से होता है, वैसे आरबीसी भी एक विशेष प्रकार का प्रोटीनियस और नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, जिसे विशेष प्रकार के 6 अमीनो अम्ल मिलकर बनाते हैं। यहाँ पर एक अम्ल है जिसका नाम ग्लूटानिक अम्ल होता है। यह ग्लूटानिक अम्ल जब बैलीन में डिपॉजिट हो जाता है तो फिर सामान्यतः रुधिर के अंदर पाए जाने वाली आरबीसी का आकार सिकल शेप हो जाता है। दोबारा सुनेंगे कारण क्या है। ग्लूटानिक अम्ल के डिपॉजिट न होने के कारण बैलीन उत्पन्न हो जाने से विशेष प्रकार के सिकल सेल एनीमिया का आकार शरीर में बदलता है और यह रोग उत्पन्न हो जाता है। थोड़ी सी वंशागति के लिए चलेंगे। मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया के 3 विशेष टाइप पाए जाते हैं। पहला, अगर किसी भी मनुष्य के शरीर में HbS है तो वह मनुष्य मुख्य रूप से जर्नल होगा, उसमें कोई रोग यह मनुष्य मुख्य रूप से रोगी होगा, डिजीज होगा, जिसमें से मुख्य रूप से सिकल सेल एनीमिया का रोग है। अगर उसमें समानता HbA कंडीशन है तो यह मनुष्य जर्नल होगा, और अगर उसमें HbS है तो यह मनुष्य कैरियर है, यानी रोगी तो नहीं है परंतु अगली पीढ़ी में रोग ट्रांसफर कर सकता है। मेरी बात को दोबारा सुनेंगे। अगर HbS कंडीशन है तो वह मनुष्य रोगी है, HbA है तो वह मनुष्य सामान्य है, और HbS है तो वह मनुष्य कैरियर का कार्य करता है। अब हम यहाँ पर एक ट्रांसफर ऑफ हीमोग्लोबिन की जीन को भी दिखा रहे। एक मनुष्य विषम युग्मजी है हेटेरोजाइगस, उसमें एक HbA की कंडीशन है और एक HbS की कंडीशन है। ये मान लेते हैं नर था, इसका विवाह अगर मादा के साथ किया जाए और वो भी विषम युग्मजी हो, वह HbA और HbS होगी, तो आने वाली संतान में क्या रेशियो बन सकता है देखेंगे। HbA और देन HbA से ट्रांसफर होगा तो HbA बनेगा। यह मनुष्य जो चाइल्ड होगा, जो भी लड़का या लड़की होगी, या नॉर्मल होगी जिसमें कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा। यही HbA जब दूसरी जीन के साथ ट्रांसफर हो जाएगा HbS के साथ, तो HbA HbS बनेगा, जिसके कारण यह मनुष्य कैरियर होगा, रोगी तो नहीं होगा, लेकिन अगली पीढ़ी में हेटेरोजाइगस रूप में पुनः रोग को ले जा सकता है। देन अगला देखेंगे HbS और HbA होने के कारण HbA HbS होगा, जबकि यह रोग यानी यह मनुष्य पुनः कैरियर का कार्य करेगा। लास्ट वाला देखेंगे। जब HbS और HbS हो जाएगा तो एक मनुष्य पूर्ण रूप से दांत कोशिका आरक्तता का रोगी हो जाएगा। यहाँ चारों अलग अलग कंडीशन हेटेरोजाइगस में दिखाई दे रहे हैं। पहला नॉर्मल, दूसरा कैरियर, तीसरा कैरियर और चौथा मनुष्य पूर्ण रूप से दांत कोशिका आरक्तता का रोगी हो जाता है। तो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ जीन्स, ट्रांसफर ऑफ गैमीज, ट्रांसफर ऑफ टाइप्स ऑफ द डिजीज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। वंशागति की कंडीशन एक बार रिवाइज कर देते हैं। दांत कोशिका आरक्तता एक ऐसा रोग है जो सामान्यतः आरबीसी के शेप बदलने के कारण होता है। मनुष्य के शरीर में आरबीसी का आकार गोल होता है, लेकिन कुछ विशेष अमीनो अम्ल के डिपॉजिट होने के कारण आरबीसी का आकार हंसिया के समान हो जाता है, इसलिए इसे हंसिया का रुधिराणु भी कहते हैं। आरबीसी के आकार बदलने के कारण मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और यह रोग उत्पन्न हो जाता है। वंशागति की अगर हम बात करें तो मनुष्य में 3 कंडीशन दिखाई देता है। HbA के कारण मनुष्य जर्नल होता है, HbS के कारण मनुष्य रोगी होता है, और HbS के कारण मनुष्य में कैरियर का कार्य होता है। जब 2 हेटेरोजाइगस एक साथ मैरिड हो तो इसमें एक नॉर्मल कंडीशन दिखाई देता है, 2 कैरियर कंडीशन दिखाई देता है और एक पर्सन समान रूप से रोगी हो जाता है। दिस इज द कंप्लीट डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ, ठीक है, ऑटोसोमल जीनिक डिसऑर्डर यानी दैहिक जीन उत्परिवर्तन, जिसमें हमने रंजकहीनता, एल-कीटोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया और दांत कोशिका आरक्तता पर डिस्कस कर लिए हैं। मैं लास्ट सेगमेंट में फिर रिवाइज कर देता हूं। फिनाइलकीटोन्यूरिया, दांत कोशिका आरक्तता और एल्बेनिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे अच्छे से तैयार भी कर लेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लिंग गुणसूत्र जीन उत्परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम 2 मुख्य डिजीज हीमोफीलिया और दूसरा रोग आपका वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। आप अच्छे से तैयारी करते रहें।